हेलो माय लवली इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज ये डे है 28 और मेरे हाथ में जो आप ये बुक देख रहे हैं, आई थिंक आप सभी अच्छे से वेल नोन होंगे। ये बुक हमारे इंडिया के 11th प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी के ऊपर है। सो फ्रेंड्स, यदि आप सब इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, और मेरी पिछली 27th वीडियो तक भी मैंने हाईली रिकमेंड किया है कि आप इस जो बुक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है। इसकी वोकैबुलरी, इंग्लिश एक्सप्रेशन, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, फ्रेजल वर्ब बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक बहुत ही बढ़िया वैल्यू ऐड करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप इंग्लिश को समझना चाहते हैं, आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको इंग्लिश भाषा जब आप पैराग्राफ पढ़ते हैं या कोई बुक रीडिंग करते हैं तो आपको समझ में नहीं आती है, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस बुक को ज़रूर मेरे साथ में पढ़ें, क्योंकि आप इस जो भी मैं हाफ आवर की या 25 मिनट्स की जो वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं बहुत कुछ सिखा रही हूँ। इस बुक के द्वारा एक पैराग्राफ पढ़कर पढ़ती हूँ और उस पैराग्राफ में मैं जितने भी ग्रामर के रूल्स होते हैं या फिर जहाँ भी जो ग्रामर यूज़ होती है, टेंसेस यूज़ होते हैं, या कहीं मॉडल वर्ब यूज़ होती है, या फिर कहीं एक्सप्रेशंस, वोकैबुलरी और इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैं, उन सभी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती हूँ और उन सब जो वर्ड्स हैं उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करना है ये सिखा रही हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये पूछा है कि जब हम इंग्लिश की बुक रीड करते हैं तो हमें जो है उसे पढ़ने में, समझने में उस पैराग्राफ को बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि हम न्यू वर्ड से एक्वेंटेड नहीं होते हैं, परिचित नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जब बुक रीडिंग करते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारे एक्सप्रेशंस मिलते हैं, ईडियम मिलते हैं, फ्रेजल वर्ब मिलती है और मॉडर्न वोकैबुलरी मिलती है, जो कि आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में, इंग्लिश सीखने में बहुत ज़रूरी है, और वो आप केवल और केवल सीख सकते हैं बुक रीडिंग से। सो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ ये जो वीडियो बना रही हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और उन्हें हेल्प करना चाहती हूँ जिन्हें भी इंग्लिश समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है। सो फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ यही एम है, यही उद्देश्य है कि आप लोग इंग्लिश लर्निंग जर्नी को मैं आप लोगों की इंग्लिश लर्निंग जर्नी को मैं आसान बना सकूं। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, और मेरी उन सभी 27 वीडियोस को जाकर मेरी प्लेलिस्ट में देखें और उनसे बहुत सारी चीज़ें आप इंग्लिश की सीख सकते हैं। सो मेरे चैनल पेज पर जाएँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उनसे सीखे बहुत सारे इंग्लिश वोकैबुलरी, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, फ्रेजल वर्ब, ग्रामर और बहुत कुछ। सो फ्रेंड्स, आज 28th डे का वीडियो मैं शूट करने जा रही हूँ और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये वाला पैराग्राफ। तो फ्रेंड्स, इस छोटे से पैराग्राफ से आप देखना कैसे मैंने एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है और आपको सिखाना है बहुत कुछ। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द सेशन। सो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर ये जो पैराग्राफ देख रहे हैं इसके नीचे मैंने सब अंडरलाइन किए हुए हैं इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी और एक्सप्रेशंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द कोर्स ऑफ माय एजुकेशन एट MIT। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि APJ अब्दुल कलाम जी ने यहाँ पर MIT कॉलेज, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया और उन्होंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट चॉइस किया जो कि है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर वो इसी चीज़ की बात कर रहे हैं, इन द कोर्स ऑफ माई एजुकेशन एट MIT। मतलब मेरी जो एजुकेशन, शिक्षा के MIT में जो शिक्षा के दौरान जो विषय थे उस समय की बात कर रहे हैं ये। एट यहाँ पर फ्रेंड्स प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशंस मतलब होता है कि जो पोजीशन बताए सेंटेंस में, जो नाउन है प्रोनाउन की, तो एट एक स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए यूज़ होता है। आप मेरी प्रीपोजिशन वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एट, इन, ऑन। इसमें अधिकतर बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ पर इन आएगा, कहाँ पर एट आएगा और कहाँ पर ऑन आएगा। तो एट इसलिए आया है, यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है क्योंकि MIT कॉलेज एक स्पेसिफिक जगह पर, त्रिची एक स्पेसिफिक जगह है, वहीं पर है MIT कॉलेज, और पर्टिकुलर MIT कॉलेज की बात कर रहे हैं, इसीलिए एट प्रीपोजिशन आया है।
अब देखिए, इन द कोर्स ऑफ माई एजुकेशन एट MIT 3 टीचर्स शेप्ड माई थिंकिंग। 3 टीचर्स, उनके 3, इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिक 3 टीचर्स को फोकस किया है, हाईलाइट करके बताया है कि शेप्ड माई थिंकिंग। शेप्ड माई थिंकिंग फ्रेंड्स एक बहुत ही खूबसूरत इंग्लिश एक्सप्रेशन है जिसे कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और जिसका हिंदी मीनिंग होता है मेरी सोच को आकार दिया। तो जब वो MIT में कॉलेज में थे, APJ अब्दुल कलाम जी, और उस समय वहाँ पर एजुकेशन ले रहे थे, तो वहाँ पर उनके 3 ऐसे टीचर थे जिन्होंने उनकी सोच को एक नया आकार दिया। अब देखिए, शेप्ड माय थिंकिंग को आप किस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल देखिए, जैसे रीडिंग दैट बुक रियली शेप्ड माय थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड। सो उस किताब को पढ़ने के बाद में वास्तव में मुझे दुनिया के बारे में मेरी सोच को एक आकार मिला। या फिर ये बना सकते हैं कि रीडिंग दैट बुक रियली शेप्ड माय थिंकिंग अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब इस बुक को पढ़ने के बाद में मेरी जो इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति मेरी सोच को एक आकार मिला। या फिर आप बना सकते हैं कि माई मेंटर्स एडवाइस शेप्ड माई थिंकिंग ऑन हाउ टू अप्रोच माई करियर। मतलब करियर को मेरी करियर को एक आकार मिला जब मेरे मेंटर यानी कि गुरु ने कुछ ऐसे सलाह दिया, एडवाइस दी। या फिर कहीं घूमने गए हैं, वहाँ पर आपने डिफरेंट जो अनुभव किया है यात्रा से, डिफरेंट कल्चर को फील किया है, तो आपके पर्सपेक्टिव या आपकी सोच दृष्टिकोण में एक आकार मिलता है, एक बदलाव आता है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग to a new culture shaped my thinking about different पर्सपेक्टिव्स। तो फ्रेंड्स, पर्सपेक्टिव्स मतलब होता है दृष्टिकोण। तो आपकी दृष्टिकोण को अलग अलग आकार मिला जब आप कहीं दूसरी जगह ट्रैवल किया, आपने न्यू कल्चर को देखा, सीखा, तो आपकी थिंकिंग उस कल्चर के बारे में अलग अलग तरीके से सोचने लगी, उसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप शेप्ड माय थिंकिंग को यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे इंग्लिश में। अब देखिए आगे, Their combined contributions formed the foundation on which I later built my professional career. Friends, यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए एक बहुत ही बेसिक जो प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे, उन्हें इन तीनों वर्ड के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। देयर, THERE, THEIR और देयर, दे आर। तो फ्रेंड्स, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ये होमोफोनिक साउंड्स क्रिएट करते हैं, मतलब सेम साउंड निकलता है, इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इन तीनों के डिफरेंट मीनिंग है। तो यहाँ पर देखिए, THERE, देयर मतलब एक एडवर्ब होता है फ्रेंड्स, जो कि रेफर करता है कोई प्लेस को, और इसे प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि शी लिव्स ओवर देयर, मतलब वो वहाँ पर रहती है, तो ये प्लेस को बताता है पर्टिकुलर की वो वहाँ रहती है। अब THEIR ये बताता है किसी ऑनरशिप को, कि समथिंग दैट बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स, यानी कि देयर हाउस इज़ न्यू, मतलब उनका घर नया है। देयर फर इज़ थिक, उसका जो चमड़ी है या जो फर होता है ना, वो थिक है, मोटी है। तो इस तरीके से द रेड कार इज़ देयर्स, ये जो रेड कलर की कार है वो उनकी है। लेकिन यहाँ पर देखिए, दे आर की कॉन्ट्रैक्शन होती है देयर, तो हम इसे भी प्रोनाउंस सेम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, दे आर गोइंग टू द शॉपिंग सेंटर, वो शॉपिंग सेंटर जा रहे हैं। तो प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। तो ये आई थिंक अब नेक्स्ट टाइम जब आप देखेंगे तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए आगे बढ़। देयर कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, कंबाइंड मतलब होता है ज्वाइन या मर्ज करना, किसी एक अलग अलग चीज़ को एक ही जगह पर कंबाइन करना, एक सिंगल यूनिट बनाना। तो इसका सिनोनिम होता है अमलगमेट। अमलगमेट मीन्स भी होता है कि कंबाइन करना। और तो कहीं पर आप यदि आपको ये सिनोनिम मिले अमलगमेट, तो मतलब उसका मीनिंग भी है कंबाइन। जैसे कि ही अमलगमेटेड हीज कंपनी विथ अनदर, मतलब उसने अपनी कंपनी को एक दूसरे में मर्ज कर दिया, ज्वाइन कर दिया। या फिर ग्रुप्स ऑफ टीचर्स कंबाइन टू टैकल अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ टीचर ने एक साथ मिलकर, संयुक्त होकर एक जो बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका सोल्यूशन निकाला। अब देखिए, कंट्रीब्यूशन मतलब फ्रेंड्स होता है डोनेशन या योगदान। किसी भी योगदान के लिए हम कंट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। तो देयर कंबाइंड कंट्रीब्यूशन किसका? देयर, उन टीचर्स का, तीनों टीचर्स का। फॉर्म्ड मतलब बनाना, ठीक है। द फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब होता है फ्रेंड्स किसी भी का आधार, नींव, बेस, तो उस या बैकबोन, तो उसे कहते हैं जो फाउंडेशन। सो
सो फ्रेंड्स कहते हैं ना कि नींव का पक्का होना बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ऑन अ वीक फाउंडेशन। वीक फाउंडेशन पर आप स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। इट इज़ अ वेरी वाइटल टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। वाइटल मतलब फ्रेंड्स होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड दिस बुक रीडिंग टेक्निक विल रियली हेल्प यू टू ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर लैंग्वेज लर्निंग। सो फ्रेंड्स ये बुक मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो बुक रीडिंग की जो टेक्निक मैं आपको सिखा रही हूँ ये आपके लैंग्वेज फाउंडेशन में बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन विच आई लेटर बिल्ड माई प्रोफेशनल करियर। ऑन विच मतलब जिसके द्वारा कि आई लेटर मतलब बाद में, बिल्ड देखिए यहाँ पर बिल्ड की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है बिल्ड माई प्रोफेशनल करियर। फ्रेंड्स यहाँ कैरियर इसे नहीं पढ़ते हैं, इसे करियर पढ़ते हैं। और करियर का मतलब होता है आपकी आजीविका, व्यवसाय, आपका क्या पेशा है, आपका क्या प्रोफेशन है। तो MIT में मेरी शिक्षा के दौरान 3 शिक्षकों ने मेरी सोच को आकार दिया और उनके संयुक्त योगदान से ही उन्होंने जो है अपने प्रोफेशनल करियर, अपनी आजीविका का एक नींव बिल्ड किया, बनाया। ये इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग है। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने अपने प्रोफेसर्स के नाम लिए हैं। दीज 3 टीचर्स वर प्रोफेसर्स पॉन्डर, प्रोफेसर KV पांडलई और प्रोफेसर नरसिम्हा राव। ईच ऑफ देम मतलब प्रत्येक, हैड अ वेरी डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी मतलब उनका एक विशिष्ट व्यक्तित्व था, एक अलग कर उभरते हुए व्यक्तित्व थे वो। तो हैड इसलिए आया है फ्रेंड्स क्योंकि पास्ट में काम हुआ है, इसलिए पास्ट टेंस की बात कही है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस बना है। ईच ऑफ देम हैड अ वेरी डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। तो जब भी आप बुक रीडिंग करें इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि इसमें कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, कौन से पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको साथ साथ में ग्रामर के रूल्स भी पता चलते जाएंगे। बट दे शेयर्ड अ कॉमन इम्पल्स। फ्रेंड्स दे शेयर्ड अ कॉमन इम्पल्स मतलब होता है लेकिन उनमें एक समान प्रेरणा थी। जो वो जो भी इंस्पायर करते थे बच्चों को, वो एक समान करते थे। इसे कहते हैं कॉमन इम्पल्स मतलब होता है उनका जो आवेग था, प्रोत्साहन देना, मकसद देना, वो एक ही था। वो इस लाइन में कहना चाहते हैं बट दे शेयर्ड अ कॉमन इम्पल्स, यानी कि वो एक समान प्रेरणा देना चाहते थे बच्चों को। द कैपेसिटी टू फीड देयर स्टूडेंट्स। देखिए द कैपेसिटी टू फीड देयर स्टूडेंट्स मतलब होता है कि बच्चों को जो भी वो इस यहाँ पर इसका मीनिंग निकलता है कैपेसिटी टू फीड मतलब कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता और फीड मतलब होता है खाना खिलाना किसी को। तो खाने खिलाने की क्षमता यहाँ पर है। लेकिन जैसे कि हम इसे अपनी डे टू डे लाइफ में भी कैसे यूज़ करते हैं, गिव फूड टू, जैसे कहते हैं इट्स टाइम टू फीड द बेबी, बच्चे को दूध पिलाने का समय हो गया है। या व्हेन इज़ द बेबीज़ नेक्स्ट फीड, बच्चे का अगला आहार कब है। या व्हेन वी हैड 10 पीपल टू फीड, हमको 10 लोगों को खाना खिलाना था। तो फीड मतलब होता है किसी को खाना खिलाना। पर यहाँ पर इसका मीनिंग ये निकल रहा है कैपेसिटी टू फीड देयर स्टूडेंट मतलब बच्चों के इंटेलेक्चुअल मतलब उनके जो बौद्धिक ज्ञान को उनको फीड करना था। इंटेलेक्चुअल मतलब फ्रेंड्स होता है, अब देखिए इसके सिनोनिम होंगे मेंटल और सेलिब्रल और कॉग्निटिव को भी कहते हैं बौद्धिक ज्ञान। तो उनके बच्चों के बौद्धिक ज्ञान को उन्हें फीड करना था। हंगर मतलब भूख। तो बच्चों के अंदर जो इंटेलेक्चुअल जानने की जो भूख होती है ना कि ये चीज़ें कहाँ से, मतलब बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, उनको वो उनके अंदर वो क्षमता थी कि वो बच्चों को वो उनके हंगर को, उनकी भूख को वो कंप्लीट कर सके, भर सके उनकी। तो बाय शीर ब्रिलियंस एंड अनटायरिंग ज़ील। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे वोकैबलरी है। बाय शीर ब्रिलियंस मतलब होता है सरासर प्रतिभा। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है समथिंग इज़ एक्सट्रीमली क्लेवर, स्किलफुल और ब्रिलियंट। और इट कैन बी डिस्क्राइब अ पर्सन, आइडिया और परफॉर्मेंस। मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भी आइडिया है, परफॉर्मेंस है, उसे व्यक्त करने के लिए हम ये शीर ब्रिलियंस जो है वोकैबलरी यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है कि वो पर्सन जो है बहुत ही एक्सट्रीमली क्लेवर है, स्किलफुल। अब अनटायरिंगली ज़ील मतलब होता है उत्साह, और अनटायरिंगली मतलब बिना रुके, बिना थके, अथक। तो अथक उत्साह को कहते हैं अनटायरिंग ज़ील। मीन्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट और एंथुजियाज़म दैट नेवर वीकेंड, जो कभी भी
ख़त्म नहीं होता है, कमज़ोर नहीं होता है, उसे कहते हैं अनटायरली ज़ील। ये एक एडवर्ब है। तो फ्रेंड्स इससे हम कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि शी हैज़ वर्कड अनटायरली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ओवर 30 ईयर्स। उसने अथक प्रयास अथक उत्साह के साथ में 30 ईयर्स तक इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। या फिर थ्रू आउट हिज करियर ही वर्कड अनटायरली, उसने अपने करियर के प्रोफेशन में उसने अनटायरली पूरे अथक प्रयास अथक उत्साह के साथ में काम किया। वी वुड लाइक टू थैंक जॉर्ज फॉर हिज अनटायरिंग एफर्ट ऑन और बिहाफ। तो फ्रेंड्स इस तरीके के आप सेंटेंस बनाकर दूसरों को प्लीज़ भी कर सकते हैं। द डिटेक्टिव्स अनटायरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम फाइनली लीड टू सेवरल अरेस्ट। मतलब उस डिटेक्टिव जो थे वो उनके इन्वेस्टिगेशन में उनके जो उन्होंने खोज की उससे बहुत सारे क्राइम्स के उनको और सूत्र मिले और उन्हें बहुत सारे सेवरल जो अपराधी थे उन्हें अरेस्ट किया। और विदाउट, या फिर आप किसी को कैसे प्लीज़ कर सकते हैं, विदाउट योर अनटायरिंग एंथुजियाज्म दिस कैंपेन वुड नॉट हैव सक्सीड। मतलब तुम्हारे अथक प्रयास और अथक उत्साह के बिना ये कैंपेन सक्सेड हो ही नहीं सकता था। तो इस तरीके से आप इतने खूबसूरत सेंटेंस बना सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो माइट बी लॉन्ग बट इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। यदि आप इस तरीके से यदि रीडिंग करेंगे तो आप इन सारे वर्ड्स को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना सीख जाएंगे और एक बुक से ही आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो आप दूसरी बुक में जब जाएंगे तो आपको अपने आप मज़ा आने लगेगा बुक पढ़ने में। तो यहाँ पर आप ये मत सोचें कि वीडियो लंबी हो रही है, यहाँ से कितना सीखना है वो चीज़ देखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोफेसर स्पॉन्डर टॉट मी टेक्निकल एरोडायनामिक्स। फ्रेंड्स देखिए टॉट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म टीच का टॉट है। टीच टॉट मतलब पढ़ाया सिखाया। तो क्या सिखाया उन्होंने? प्रोफेसर जो स्पॉन्डर थे उन्होंने टेक्निकल एरोडायनामिक्स। टेक्निकल मतलब फ्रेंड्स प्रैक्टिकल एरोडायनामिक्स जो विमान से संबंधित जितने भी प्रैक्टिकल्स नॉलेज थे, साइंटिफिक नॉलेज थी, वो उन्हें कौन सिखाते थे? जो प्रोफेसर स्पॉन्डर। ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे, विथ रिच प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और उनके पास में जो रोज़मर्रा के जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, वो जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं वो वाले अनुभव उनके पास में थे। इन एरोडायनामिकल इंजीनियरिंग में रोज़मर्रा के जो प्रैक्टिकल अनुभव होते हैं वो उनके पास में थे। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग मतलब दौरान, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही हैड बीन कैप्चर्ड बाय द नाजीज़। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। ही हैड बीन कैप्चर्ड। देखिए फ्रेंड्स यदि हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ठीक है, ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन यहाँ पर बीन आ गया है फ्रेंड्स। देखिए तो ही हैड बीन मतलब ये बन गया है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो फ्रेंड पैसिव वॉइस के सेंटेंस को हम किस तरीके से, जब आप नेक्स्ट टाइम कभी भी देखेंगे ना, ही हैड बीन या ही हैज़ बीन, ही हैव बीन और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो आप वहाँ पर समझ जाइए कि वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल की मदद से इन 3 टेंस को ही आज हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे, जो कि है परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स सभी में कॉमन चीज़ ये है कि हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है आपको इसके रूल्स में। तो फ्रेंड्स देखिए ही हैज़ बीन फायर्ड, उसको जॉब से निकाल दिया गया है। तो अब बंदे को जॉब से निकाल दिया गया है, किसने निकाला है ये नहीं पता, काम क्या हुआ है, जॉब से निकाल दिया गया, तो काम के ऊपर फोकस किया गया है। तो डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट चीज़ है यहाँ पर, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। या फिर जैसे सबसे प्यारा मैसेज हमारे पास जैसे आता है कि आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए गए हैं, तो योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो ये मैसेज तो सभी का आता ही है यूजुअली, जब हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं तो वहाँ पर आपको एक मैसेज दिखने को मिलेगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विथ XYZ अकाउंट नंबर। तो ये जो सेंटेंस बना है ये भी पैसिव वॉइस से बना है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर पास्ट में काम हुआ है, इसीलिए हैज़ या हैव की जगह यहाँ पर हैड बीन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई भी चक्कर नहीं है, आपको सभी के साथ में हैड लगाना है। एग्जाम्पल
जब हम वहाँ पहुँचे तो खाना ख़त्म हो चुका था। अब खाना किसने खाया पता नहीं, लोगों ने ऑब्वियसली खाया होगा, लेकिन खाना ख़त्म होने पर फोकस किया गया है। तो इस तरीके के सेंटेंस पैसिव वॉइस से बनते हैं, जिन्हें कि आप टेंस सीखने के बाद में ही बना सकते हैं। तो व्हेन आई गॉट देयर द फूड हैज़ बीन फिनिश्ड। हैड बीन इसलिए आया क्योंकि पास्ट में काम हुआ है। अब जैसे कि जब हम वहाँ पहुँचे तो कमरा साफ़ नहीं था। When we arrived there या when we got there the room had not been cleaned। या फिर अब हम इसी चीज़ पैसिव वॉइस के सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मदद से किस तरीके से बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर विल हैव बीन, यहाँ पर भी प्लूरल या सिंगुलर का कोई झंझट नहीं है। आपको मोटी ताजी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है जो कि है विल हैव बीन, विल हैव बीन। तो इस तरीके से आप जब कहेंगे तो और फ्लुएंट साउंड करेगा कि जैसे कि आपको कल ये प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाएगा। द प्रोडक्ट विल हैव बीन डिलीवर्ड बाय टुमारो। या फिर आप ये जो काम है कल तक ख़त्म हो जाएगा, तो दिस वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय टुमारो। तो इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो आपको अब जब कभी भी हैज़ या हैव, हैड या विल हैव के साथ में बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, यानी कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। अब आगे देखते हैं। तो ही हैड बीन कैप्चर्ड बाय द नाजीज़। देखिए नाजीज़, नाजी का प्लूरल फॉर्म है। नाजीज़ जो होते हैं वो जर्मन जो है वर्कर्स होते हैं, और वो उन्होंने जो सोशलिस्ट, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स जो कि युद्ध में, वॉर में उनके द्वारा कैप्चर्ड कर दिए गए थे। उनके जो ये प्रोफेसर थे, तो वो कैप्चर्ड मतलब फ्रेंड्स होता है बंदी बनाना या पकड़ लिया जाना। जैसे कि 2 of the soldiers were killed and rest were captured। मतलब 2 सोल्जर मार दिए गए और बाकी जितने थे उन्हें कैप्चर्ड यानी बंदी बना के रख लिया गया, पकड़ लिया गया। तो इसका मतलब होता है कैप्चर्ड मीन्स समथिंग और समवन हैज़ बीन टेकन और हेल्ड कैप्टिव, इसे कहते हैं कैप। एंड इम्प्रिजनर, इम्प्रिजन मतलब फ्रेंड्स होता है बंदी बनाना, कैप्चर्ड जो सी मीनिंग है। इन कंसंट्रेशन कैंप, कंसंट्रेशन कैंप फ्रेंड्स पॉलिटिकल रीज़न से जो भी उन्हें युद्ध बंदी बनाते हैं उन सबको कहते हैं कंसंट्रेशन कैंप। जैसे कि कोई युद्ध हुआ, वहाँ पर आपको कोई सस्पेक्ट दिखा तो वो पीपल फॉर पॉलिटिकल रीज़न उन्हें डिटेन करके रखते हैं, रोक के रखते हैं, उसे कहते हैं हम कंसंट्रेशन कैंप। और अंडरस्टैंडेबली ही हैड डेवलप्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर जर्मन्स, यानी कि ही हैड डेवलप्ड, देखिए यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है। तो उनके भीतर जो उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में उन्हें बंदी बना के रख लिया गया था, इसलिए उनके भीतर क्या डेवलप हो गया था, डिसलाइक मतलब एक नाखुश, एक नापसंदी जर्मन लोगों के प्रति हो गई थी उनके जो प्रोफेसर थे। अब यहाँ पर देखिए वोकैबुलरी अंडरस्टैंडेबली, अंडरस्टैंडेबली में मतलब होता है जाहिर तौर पर या जाहिर है। तो जैसे इसे इस तरीके से यूज़ करेंगे, आफ्टर लूजिंग हर जॉब शी वॉज अंडरस्टैंडेबली अपसेट, मतलब उसकी जॉब लूज़ करने के बाद में वो जाहिर तौर पर वो अपसेट हो गई। तो इस तरीके से आप यूज़ कर। सो प्रोफेसर स्पॉन्डर ने मुझे तकनीकी वायुगतिक सिखाई, और वह वैमानिक इंजीनियर में समृद्ध व्यवहारिक अनुभव वाला एक ऑस्ट्रेलियाई थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें नाजियों ने पकड़ लिया था, इसीलिए, और उन्हें एक शिविर में कैद करके रख लिया था। तो इसीलिए जाहिर है कि उन जर्मनों के प्रति उनके भीतर गहरी नापसंदी विकसित हो गई थी। तो ये पूरे पैराग्राफ का मीनिंग है। अब आगे, Incidentally, the aeronautical department was headed by a German। तो फ्रेंड्स देखिए इंसिडेंटली मतलब होता है संयोग से, जो एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट था वो हेडेड बाय मतलब उसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, कौन लीड कर रहा था उसे, जर्मन प्रोफेसर वॉल्टर रैम्पेंथिन। यही जर्मन जो प्रोफेसर थे ये लीड कर रहे थे, हेडेड बाय मतलब अध्यक्षता में, उनकी अध्यक्षता में ये एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट संयोग से वो ही लीड कर रहे थे। और उनके जो वो प्रोफेसर थे उनको जर्मन पसंद नहीं थे। अनदर वेल नोन प्रोफेसर, वेल नोन मतलब बहुत अच्छे से जो जानते हैं, जो बहुत ही जो है जानने वाले हैं, वेल नोन प्रोफेसर थे, वो डॉक्टर टैंक थे। वॉज अ डिस्टिंग्यूड एरोनॉटिकल engineer who had designed the German Fock valve
FW-190 single seater fighter plane, an outstanding combat aircraft ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो देखिए फ्रेंड्स, एक और जो प्रोफेसर थे डॉक्टर टैंक, वो भी एक अलग ही डिस्टिंग्विश, मतलब बिल्कुल जो अलग थलग हो, जो बहुत ही प्रतिभाशाली हों। हेडेड डिज़ाइन, उन्होंने क्या डिज़ाइन किया था, एक जर्मन सिंगल सीटर, एक सीट वाला फाइटर प्लेन डिज़ाइन किया था। एंड आउटस्टैंडिंग मतलब जो बहुत ही मार्वलस हो, एक्सीलेंट हो, बहुत ही बढ़िया हो, उत्कृष्ट हो, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने डिज़ाइन किया था। तो इस पैराग्राफ का ये मीनिंग। तो फ्रेंड्स, जो आउटस्टैंडिंग के सिनोनिम है एक्सीलेंट, मार्वलस, मैग्निफिकेंट, जैसे कि हम कहते हैं ना, द टीम्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो जैसे कि द टीम्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, एक्सेप्शनली गुड, बहुत ही अच्छा हो, तो उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग। सो फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कीवर्ड्स हैं। इनका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी डेली लाइफ में इसे किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है, इन सारी वोकैबुलरीज़ को शुरू कर दीजिए इन्हें सीखना। और फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि मैं इस बुक को पूरा कंप्लीट कर सकूं और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, प्यार मिलता रहे आपका। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए जो लेसन के साथ में। सो फ्रेंड्स, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे अपनी डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना शुरू कीजिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि इफ़ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।